कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन इन्फिनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ लिया था। उसके आधार पर हम लोग आज रदरफोर्ड के प्रमाण मॉडल का अध्ययन करेंगे। यानी ये पहला मॉडल था जो प्रयोग के ऊपर आधारित था। ये रदरफोर्ड का पहला मॉडल था जो प्रयोग के ऊपर आधारित था। इस मॉडल की आज हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो उन्होंने कुछ चीजें देखी। पहला ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण जा रहे थे, विचलित नहीं हो रहे थे, उनका कोई रुकावट नहीं था, डेविएट नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। यही तो हुआ। और कुछ अल्फा कण जो इतने एनर्जेटिक थे, इतने पावरफुल अल्फा कण थे, वो डाइवर्ट हो रहे थे, मतलब विचलित हो रहे थे। और इतने ताकतवर अल्फा कण को कोई अगर उनकी दिशा से भटका रहा है, मतलब वो सेंटर पर बैठा हुआ बंदा बहुत ही ताकतवर होगा। और उन्होंने कहा कि जैसे लगता है परमाणु का संपूर्ण मास उसी धनावेश स्पाट पर केंद्रित है, उसे उन्होंने नाभिक दिया था। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने जो नियम निकाला उसको मैं लिख देता हूं कि कैसे उन्होंने बताया। तो सबसे पहले पॉइंट उन्होंने बताया कि परमाणु एक उदासीन गोलीय कण है। क्या है बेटा? पहले नियम से मैं अपने शब्दों में अच्छे से आपको बताऊंगा। परमाणु एक उदासीन गोलीय कण है जिसका अधिकांश भाग खोखला है। जिसका अधिकांश भाग खोखला है। ये पहली बात उन्होंने बताई थी। अधिकांश भाग क्या है बेटा? ये निष्कर्ष निकालता है अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग उसके केंद्र में सूक्ष्म स्थान पर क्या है बेटा? केंद्रित है। सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है, जिसे उन्होंने बताया जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक नाम उन्होंने दिया था। इसी को कहते हैं परमाणु के नाभिक की खोज, यानी जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ये पहली बात उन्होंने बताई। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो परमाणु के नाभिक का आकार है वो उस परमाणु के आकार से बहुत छोटा है। यानी यहां पर देख लो, परमाणु के नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर तथा परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर के कोटि का होता है। बहुत छोटा कोटि का होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं, जो नाभिक परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा होता है। इतना छोटा, सोचो, 1,00,000 गुना छोटा होता है। अगर मैं बताऊं तो अगर इस पूरे कमरे को हम नाभिक मान लें, परमाणु मान लें पूरे कमरे को, तो नाभिक इतना छोटा, सोचो, इतना सा छोटा होता है। और सोचो उसके ऊपर सारा द्रव्यमान केंद्रित है। ये बात उन्होंने और एक बात बताई उन्होंने कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान यानी 99% द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। यानी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। यह बात उन्होंने बताई।
और इन्होंने क्या बताया, पांचवा पॉइंट जो बताया उन्होंने, ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाती है। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में उसी प्रकार चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, चक्कर लगाती है, जिस प्रकार तुम उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हो। समझ गया ना? जिस प्रकार, नहीं सॉरी बेटा, ऐसा मैं नहीं कह रहा था। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ गया ना? यानी इन्होंने बताया कि जैसे आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे लगाता है जैसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई थी। तो वहां पर अभिकेंद्र बल कौन देता था? गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता था। तो यहां पर जो वैद्युत बल है वो अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। यानी इसीलिए इस मॉडल को जानते हो सौर मॉडल भी कहते हैं। इसीलिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इसलिए इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को क्या कहते हैं बेटा? सौर मॉडल भी कहते हैं। और लास्ट पॉइंट इन्होंने ये जो बताई, देखो इन्होंने सब सही बताया, इनसे एक गलती हो गई। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहीं पर इनकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई, ये समझा दो। बात वही कह रहे थे रदरफोर्ड कि जैसे देखो पृथ्वी की अपनी कक्षा नियत है, मंगल ग्रह की अपनी कक्षा नियत है, यानी सभी ग्रहों का पथ नियत है। कहने का मतलब यही था, लेकिन ये इस चीज को समझा नहीं पाए, मैक्सवेल को संतुष्ट नहीं कर पाए, इसलिए इनमें कमियां आ गई कि प्रमाण की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। अभी आगे उसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया 5। जो लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनों को अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है? वैद्युत बल से। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को विद्युत आकर्षण बल से अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। ये बात उन्होंने बताई कि अभिकेंद्र बल क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी अभिकेंद्र बल को फार्मूला अगर मैं कहूं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे जान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है इसका, इसमें चक्कर लगा रहा है, ये इसमें v वेग से घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है। तो अभिकेंद्र बल बराबर होता है अभिकेंद्र बल, यह बराबर होता है mv²/r। r इसकी अगर मैं त्रिज्या मान लो, और ये किसके बराबर हो जाएगा? विद्युत बल के। क्या हो जाएगा बेटा? विद्युत बल के। यानी विद्युत बल बराबर हो जाएगा mv²/r। ठीक है, ये था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। यानी इसमें एक एक बात को समझ लेते हैं फिर से। परमाणु एक उदासीन गोलीय कण है जिसका अधिकांश भाग खोखला है। ये किस बेस पे बताया गया? क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए जा रहे थे। दूसरी बात इन्होंने बताया, परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग उसके केंद्र में सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। इन्होंने कहा परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर तथा परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर के कोटि का होता है। अर्थात जो नाभिक है वो परमाणु से 1 लाख गुना छोटा है। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसके नाभिक पर केंद्रित होता है।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? उस विद्युत आकर्षण बल से मिलता है। इनके उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल है उससे, यानी आकर्षण बल क्या होगा? जेडी यहाँ पर, और इस पर आवेश क्या होगा? माइनस ही। इन दोनों आवेशों के बीच में लगता है बल ना, कूलाम ने बताया था, उसी से अभिकेंद्र बल बनता है। तो इसको नोट कर लो, चलो नोट करो इतना। तो बेटा चाहे जितना काम करो, कमियां तो लोग निकालने के लिए बैठे ही हैं। तो आज ये सीख लो कि कमियां निकलेंगी, अगर आप कुछ करोगे तो गलतियां होंगी, इन गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज कर रहे हो तो 100% अच्छा हो, कुछ आप गलत करोगे तो आने वाला जनरेशन उसको सही करेगा, तो आने वाली डिस्कवरी होगी। ऐसे रदरफोर्ड ने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने पहला प्रयोग मॉडल दिया, लेकिन उसमें 2 त्रुटि आ गई उनके अंदर, उसे कमियां ही बोलेंगे, ड्रॉबैक। संशोधन किया गया बाद में नील बोर के द्वारा, लेकिन कमियां क्या थी ये बात देखो। सबसे बार जानते हो क्वेश्चन कहां से उठा? मैक्सवेल ने उठाया। मैक्सवेल ने क्या उठाया कि जैसे ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे गति कर रहा है इस कक्षा में, इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला है और ये गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। मैक्सवेल ने बताया था कि अगर कोई आवेशित कण गति करता है किसी वैद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों तरफ, आपको पता है। ओस्टोन ने बताया था कि आवेश स्थिर होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश जब चलता है तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है, मतलब वृत्तीय गति कर रहा है, इसका वेग में लगातार परिवर्तन होगा, इसके वेग में लगातार परिवर्तन होगा। तो वही बात बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन अगर त्वरित गति करता है, त्वरित मतलब जिसके वेग में लगा, इसका दिशा लगातार बदलेगी ना, यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर हो जाएगी वेग की, इधर जाएगा तो इसके वेग की दिशा इधर हो जाएगी, इधर जाएगा तो इसके वेग की दिशा इधर हो जाएगी, दिशा लगातार बदलेगी। तो दिशा के बदलने से त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा गति करेगा बेटा? त्वरित गति करेगा तुम्हारी तरह। तो जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकालता है। एलसी ऑसिलेटर आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाएंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में अपने ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जब बंदा अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी मैक्सवेल के अनुसार। तो अगर ऊर्जा कम होती जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन की जो ये कक्षा है ये निरंतर क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और एक बार इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर जाएगा। ये नाभिक है अपना, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके क्या हो जाएगा बेटा? गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर गया, इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में आके गिर गया तो समझ लो कि परमाणु का विनाश हो गया। परमाणु अस्थायी ही नहीं है। अरे रदरफोर्ड साहब, जिस चीज की आपकी व्याख्या कर रहे थे, इतना मेहनत कर, वो अस्थायी नहीं बता पा रहे हैं आप। मतलब प्रमाण अस्थायी नहीं, मतलब ये बोर्ड गल के खत्म होना चाहिए, मार्कर खत्म हो जाना चाहिए, हमारे कान हमारे आंख सब गल के खत्म हो जाने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाएगा, 8 सेकंड में, बहुत ही माइक्रो सेकंड में पहुंच जाएगा। तो परमाणु स्टेबल ही नहीं है, ये बताने में रदरफोर्ड फेल हो गए। पहली गलती थी इनकी। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और जब चक्कर लगाएगा तो मैक्सवेल ने कहा कि भाई साहब अगर ये चक्कर लगाएगी तो इसकी ऊर्जा लगातार कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है, और जब ये त्वरित गति करेगा तो एक दिन ये नाभिक में गिर जाएगा, मतलब इसका विनाश, परमाणु का विनाश। तो पहला इनकी कमी क्या थी? पहला जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का, वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में, परमाणु मॉडल, यह मॉडल जो पहला मैं हिंट डाल देता हूं, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल। पहली कमी इनकी थी, करने में असफल हो गया, करने में असफल। यानी ये मॉडल की पहली कमी क्या है बेटा? कि ये परमाणु की व्याख्या करने में असफल हो गया। कैसे? देखो मैक्सवेल के अनुसार, इलेक्ट्रॉन अनुसार कोई आवेशित कण, तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहा हूँ और पढ़ नहीं रहे हो, बहुत तकलीफ होती है मुझे। मैक्सवेल के अनुसार कोई आवेशित कण, ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। नहीं पढ़ोगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा तुम्हारे, और हम नहीं चाहते माइनस प्लस से मिले।
मैक्सवेल के अनुसार कोई आवेशित कण इलेक्ट्रॉन यदि चुंबकीय क्षेत्र में त्वरित गति करता है तो वह अपनी ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में क्षय करता है। क्या करता है बेटा? क्षय करता है, विकिरण के रूप में क्षय करता है। अगर ये विकिरण के रूप में क्षय करेगा तो क्या होगा? अर्थात इलेक्ट्रॉन की कक्षा छोटी होती जाएगी, अगर ये क्षय करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कक्षा छोटी होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिसका मतलब क्या है बेटा? जिसका अर्थ है जिसका मतलब परमाणु का विनाश हो जाएगा, परमाणु का विनाश हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा? परमाणु का विनाश हो जाएगा। अगर जब परमाणु का विनाश हो जाएगा इतना जल्दी, तो परमाणु अस्थायी है ही नहीं। तो इसीलिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरी बात जो कमी आई इनके अंदर, देखो ये इस वाली टॉपिक को मैं जब नील बोर पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये बात यही जो इससे, जैसे देखो जब इससे जो स्पेक्ट्रम निकले विकिरण से, परमाणु के विकिरण से जो स्पेक्ट्रम बनाया गया, जैसे यहाँ से परमाणु के स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने प्रिज्म रख दिया और इससे कोई विकिरण निकला, इससे मान लो ऐसे परमाणु के विकिरण निकले, तो इन विकिरण को जब यहाँ पर पर्दे पर फ्रिंजे प्राप्त किया गया, तो फ्रिंजे कैसे बन रही थी? ऐसे डिस्क्रीट बन रहे थे। ये देखो सतत नहीं थे। जैसे आपने प्रकाश में देखा है कि जो प्रकाश विकिरण होते हैं, जब हमने प्रकाश को फ्रिंज से गुजारा तो वो 7 रंगों में टूट गया, लेकिन वो सतत थे, पैटर्न एक दूसरे के ऊपर सतत थे। यहां पर गैपिंग पाई जा रही थी। रदरफोर्ड के अनुसार ऊर्जा सतत होती है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का सतत अवशोषण या उत्सर्जन करता है, तो स्पेक्ट्रम सतत होने चाहिए परमाणु के। लेकिन यहां क्या होता है? परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं था। जब प्रयोग में देखा गया तो ये परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या था बेटा? परमाणु स्पेक्ट्रम असतत थे। परमाणु स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुए पर्दे पर, ये जो परमाणु स्पेक्ट्रम था ये क्या था बेटा? असतत था, सतत नहीं था। और इसकी भी व्याख्या करने में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल हो गया, तब नील बोर आए। तो दूसरी कमी क्या आई इनके मॉडल में कि परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल हो गया। परमाणु की व्याख्या करने में असफल हो गया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। प्रयोग में देखा गया परमाणु स्पेक्ट्रम असतत था। तो ये 2 कमियां थी इनकी। इन दोनों कमियों को नील बोर ने दूर किया। तो बच्चों आपको ये टॉपिक आज समझ में आ गया होगा। कल हम लोग नील बोर के परमाणु मॉडल को अच्छे से स्टडी करेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक माय डियर।